हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द क्राइम स्टोरी पर। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया होती है। माँ की ममता में वो ताकत होती है जो हर दर्द को कम कर देती है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी माँ का प्यार हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। आज हम आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको शायद मुझ पर यकीन भी ना हो। घटना है हरियाणा राज्य के सोनीपत शहर की, जहां पूनम नाम की लड़की रहा करती थी। पूनम देखने में काफी सुंदर थी और उसकी शादी की उम्र भी हो गई थी। पूनम के माता पिता ने उसके लिए लड़के देखने भी शुरू कर दिए थे। मई 2019 में पानीपत का ही रहने वाला नवीन के साथ पूनम की शादी तय हो गई और जल्द ही इनकी शादी भी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। पूनम को भी ससुराल में बहुत प्यार मिल रहा था और फिर देखते ही देखते पूनम प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर पूनम एक लड़के को जन्म देती है। परिवार में खुशियों का माहौल था। सब बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। परिवार वालों ने बड़े ही प्यार से बच्चे का नाम शुभम रखा। इसी बीच पूनम ने घर वालों से कहा कि उसे और पढ़ना है। उसने पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रखा है और वो फ्यूचर में टीचर बनना चाहती है। ससुराल वालों ने उसको बहुत सपोर्ट किया और उसने फिर से पढ़ना चालू कर दिया। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी संभालती थी और बहुत जल्द उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ जैसे ही इन दोनों का बच्चा बड़ा होने लगा तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पूनम, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह नहीं दिखता। तुम देखो कितनी सुंदर हो, कितनी गोरी हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा पता नहीं किस पर गया है। तुम्हारा बच्चा तो फैमिली में किसी पर भी नहीं गया है और दिखने में उतना खास भी नहीं है। इन्हीं सब बातों से पूनम बहुत परेशान रहने लगी और उसने ये बात अपनी पति को भी बताई। पति भी बेचारा किया ही कर सकता था। उसने पूनम को समझाया कि देखो, लोगों को जो बोलना है वो बोलने दो, तुम इन सब में ध्यान मत दो। इन सब के बीच किसी फैमिली फंक्शन में पूनम अपने बच्चे के साथ गई थी तो वहां भी सब लोग उसके बच्चे के बारे में ही बोल रहे थे कि देखो, पूनम का बच्चा पता नहीं किस पर गया है, ये ऐसा क्यों दिखता है, बाकियों के बच्चे तो बहुत सुंदर हैं। यही सब बात सामने खड़ी पूनम भी सुन रही थी। लोग पूनम के सामने ही उसके बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहे थे। पूनम ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पूनम को यह एहसास हो गया था कि सब पूनम की तारीफ करते हैं लेकिन उसके बेटे को बुरा भला बोलते हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आज के जमाने में भी इंसानों के बीच चेहरा मैटर कर रहा है। बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, उनकी क्या गलती होती है जो उन्हें ये सब झेलना पड़ता है। खैर, धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और शुभम भी अब बड़ा हो गया था। उसकी उम्र 3 साल के करीब हो गई थी। इधर नवीन की बहन अपनी 11 साल की बेटी ईशिका को लेकर मायके घूमने के लिए आई हुई थी। उनके आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। उन लोगों के आने के 2 दिन बाद पूनम, शुभम और ईशिका को छोड़कर बाकी सभी मंदिर के लिए निकल गए थे। इधर घर में सिर्फ पूनम और उसका 3 साल का बेटा शुभम और उसकी ननद की 11 साल की बेटी ईशिका थी। अचानक शाम को पूनम के घर से पूनम की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पड़ोस के लोग आवाज सुनकर पूनम के घर आ चुके थे और इधर पूनम के ससुराल वाले भी आ चुके थे। सबने पूनम से पूछा कि क्या हुआ तो पूनम रोते हुए कहने लगी कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं। सभी घर वाले शुभम और ईशिका को ढूंढने में लग गए, लेकिन शुभम और ईशिका उनको कहीं भी नहीं मिल रहे थे। फिर ढूंढते ढूंढते घर वाले छत के ऊपर चले गए। छत पर सीमेंट की टंकी बनी हुई थी। लोगों ने जब टंकी की तरफ झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टंकी पर दोनों बच्चों की लाशें तैर रही थीं। घर वाले जल्द से जल्द उनको वहां से निकालकर नजदीकी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये सुनते ही सभी लोगों पर तो जैसे मातम सा छा गया। उस वक्त पूनम बच्चों को लेकर घर पर अकेली थी तो सभी घर वाले पूनम से पूछने लगे कि तुमने बच्चों को क्यों नहीं देखा। पूनम बेचारी खुद अपना बेटा खोकर कहती है कि मुझे लगा था बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते ठीक वापस आ जाएंगे, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। इतना कहकर पूनम जोर जोर से रोने लगती है। इधर सबको लग रहा था कि बच्चे खेलते खेलते टंकी के अंदर गिर गए होंगे, इसीलिए यह हादसा हो गया। इसी वजह से घर वालों ने पोस्टमार्टम करने को भी मना कर दिया। दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। दिन बीतते रहे और पूनम फिर से प्रेग्नेंट हो गई। घर वालों को भी पूनम के लिए अच्छा लगा कि बेचारी को फिर से मां बनने का सुख मिला। कुछ ही महीनों बाद पूनम ने बच्चे को जन्म दिया। इस बार ये बच्चा देखने में बहुत सुंदर था और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे। इधर पूनम की ननद भी मायके आई हुई थी। अपने घर वालों से मिलने पूनम को भी मायके जाने का मन था, लेकिन उसका बच्चा बहुत छोटा होने के कारण वो उसको लेकर नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब तक वो मायके में रहे तब तक उसकी ननद उसके बच्चे का ख्याल रखे। यही बात उसने अपने पति से कहा और उसका पति उसकी ये बात मान भी गया। इधर पूनम अपने मायके चली गई। पूनम की भतीजी, जिसका नाम जिया है,
ओ पूनम के घर के ठीक बगल में ही रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। ओ अपने बुआ की आने की खबर सुनकर पूनम से मिलने आ गई थी। पूनम ने जब जिया को देखा तो उसको लगा ये तो बहुत सुंदर है, और लोग उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि जिया सच में देखने में बहुत सुंदर थी। अभी पूनम को मायके आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, और अचानक दोपहर को जिया किसी को नहीं मिल रही थी। सब लोग जिया को ढूंढने लग गए। आस पड़ोस में सबसे पूछा गया कि किसी ने जिया को देखा है या नहीं, लेकिन सबने मना कर दिया। फिर देखते देखते सब लोग घर की छत पर पहुंचे तो देखा कि छत पर पानी की टंकी के अंदर जिया की लाश तैर रही है। फिर से वही घटना। घर वाले जल्द से जल्द जिया को उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां जिया को मृत घोषित कर दिया गया। यहां पहली बार जिया के पिता को, यानी पूनम के चचेरे भाई को, कुछ शक हो गया था। खैर, जिया को हॉस्पिटल से लाया गया और उसका भी बिना पोस्टमार्टम किए अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूनम भी सारी रस्में खत्म करके अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ दिनों बाद नवंबर 2025 को नवीन के मामा के लड़के और लड़की दोनों की शादी तय की गई थी। दोनों भाई बहन की एक साथ शादी होनी थी। पूनम, नवीन और उसकी पूरी फैमिली शादी को अटेंड करने वाले थे। शादी का दिन करीब आ गया और वो लोग शादी वाले घर भी पहुंच गए। नवंबर की 30 तारीख के रात को नवीन के मामा की बेटी की बारात आ गई थी और बहुत धूमधाम से शादी भी हो गई। शादी की वजह से सब थक गए थे और सब अपने अपने घर जाने लगे थे। इसी बीच वहां रिश्तेदारों के अंदर विधि नाम की 7 साल की बच्ची भी खेल रही थी, और सब विधि की तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि विधि देखने में बहुत सुंदर थी। इसी वजह से सब विधि की तारीफ कर रहे थे। यही बात पूनम के कानों में चली गई और वो भी विधि को देखकर अपने कमरे में सोने चली गई। अब सुबह हो गई थी 1 दिसंबर। नवीन की मामा के लड़के की शादी होनी थी, बाराती। सब तैयारी में लगे थे। इधर पूनम अपने पति नवीन से कहती हैं कि वो बारात में नहीं जा पाएगी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नवीन भी कहता है कि ठीक है, तुम बाकी जो घर में लोग हैं उनके साथ रह लो, मैं शादी में होकर आता हूं। धीरे धीरे सब बारातियों की गाड़ी निकलने लगी और सब अपने अपने गाड़ी में चढ़कर शादी वाले घर की तरफ बढ़ने लगे। नवीन की गाड़ी अभी आधे रास्ते में ही थी, तभी अचानक नवीन के फोन में पूनम की कांपती हुई आवाज में फोन आता है। पूनम नवीन से कहती है कि विधि नहीं मिल रही। नवीन भी चौंक जाता है। नवीन के साथ गाड़ी में जो जो लोग थे सब बहुत घबरा गए और सब लोग शादी वाले घर ना जाके घर वापस आ गए और सब मिलकर विधि को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सब लोग ऊपर वाले मंजिल में चले गए। वहां एक स्टोर रूम था। वो रूम बाहर से बंद था। सब लोगों ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि स्टोर रूम के अंदर एक बाथ टब पड़ा हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों को नहलाया जाता है। उस बाथ टब के अंदर सिर्फ विधि का सर डूबा हुआ था, बाकी विधि का पूरा शरीर बाथ टब के बाहर था। पहली बार देखने में ही ये एक मर्डर लग रहा था। विधि के दादाजी रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे, तो उनको इन सब के बारे में जानकारी थी। उन्होंने बिना देर किए मौके पर ही पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वाले आते ही क्राइम सीन को देखकर समझ गए कि ये एक मर्डर है, इसलिए पुलिस वाले सबसे पूछताछ करने लग जाते हैं। शादी वाले दिन घर में जो लोग मौजूद थे, पुलिस उनसे ही पूछताछ शुरू करती है। उनमें पूनम भी मौजूद थी। पूनम ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस वालों के सारे प्रश्नों का जवाब देती है। फिर उस दिन बाकी औरतें जो घर में थीं, पुलिस उनसे भी पूछताछ करती हैं। पूछताछ में एक बूढ़ी औरत एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर पुलिस वालों को पूनम पर थोड़ा बहुत शक होने लगता है। वो औरत कहती कि घर में सिर्फ हम लोग और पूनम ही थे, बाकी सब बारात लेकर जा चुके थे। पूनम सुबह ही नहा ली थी, लेकिन दोपहर को पूनम के कपड़े फिर से भीगे हुए थे। हमने पूछा तो पूनम ने कहा कि मैं पानी गर्म कर रही थी, इसलिए मेरे कपड़े में पानी गिर गया और मेरे कपड़े भीग गए। ये बात सुनकर पुलिस वालों को भी थोड़ा शक होने लगा। घर के लोगों के माइंड में इसी तरीके से होने वाली सारी मौतें याद आने लगीं। बाकी 3 बच्चों की मौत तो फिर भी मानी जा सकती है, लेकिन इतनी छोटी टब में विधि कैसे डूब के मर सकती है? ये बात सबने पुलिस वालों को भी बताया। पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए। फिर पुलिस वाले घर के बाहर की सीसीटीवी चेक करने लगे, तो उनमें पुलिस वालों को किसी बाहर वाले की एंट्री नहीं दिखी, लेकिन इसमें विधि बार बार घर के अंदर बाहर जाते हुए दिखी। सस्पिशियस बात तो यह है कि सीसीटीवी में विधि अकेली नहीं दिखी, बल्कि पूनम भी विधि के साथ साथ अंदर बाहर करती हुई दिखी। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, फिर भी सिर्फ शक के आधार पर पुलिस वाले पूनम को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और पुलिस वालों की थोड़ी शकति दिखाते ही पूनम सब कुछ बताने लगती है। पूनम एक ऐसी लड़की थी जो अपने अलावा किसी और को सुंदर कहते हुए नहीं सुन सकती थी। इसीलिए जब पूनम की ननद की बेटी ईशिका की सब तारीफ करते थे, पूनम तभी अंदर ही अंदर जलती रहती थी। वो किसी से कुछ न कहकर मन ही मन ईशिका को मारने का प्लान बना रही थी। और उस दिन जब परिवार के सारे लोग मंदिर गए हुए थे, तब पूनम ने सही मौका ढूंढते हुए ईशिका को छत के ऊपर ले जाकर उसको टंकी में डुबोकर मार दिया। ये सब होते हुए पूनम का 3 साल का लड़का शुभम देख रहा था। शुभम को मारने का पूनम का कोई प्लान नहीं था, लेकिन पूनम डर गई थी।
भले ही शुभम छोटा था, लेकिन पूनम के दिल में ये डर बैठ गया था कि अगर शुभम ने किसी को बता दिया तो। इसी वजह से पूनम ने अपने ही बच्चे को ईशिका की तरह पानी में डुबोकर अपने ही हाथों से मार दिया। पूनम ने अपने चचेरे भाई की बेटी जिया को भी कुछ इस तरीके से ही मारा था। जिया बेचारी उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। फिर आई विधि की बारी। पूनम ने जब देखा कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग शादी के लिए निकल चुके हैं, तभी पूनम ने छोटे बच्चे नहलाने वाले बाथटब को उठाकर स्टोर रूम में ले आई। पूनम ने उसमें पानी भी भरा और सही मौका देखते हुए विधि को नीचे से ऊपर ले आई। पूनम ने विधि को स्टोर रूम में लाकर उसका सर बाथटब में तब तक डुबो कर रखा जब तक विधि की जान ना चली गई। पूनम का यह बयान सुनकर पुलिस वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। पूनम ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। पुलिस के मुताबिक पूनम ने बयान में यह भी कहा था कि मुझे बच्चे को मारने में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर मैं आज गिरफ्तार नहीं होती तो आगे चलकर मैं और भी बच्चों की हत्या करती। फिलहाल पूनम जेल में है। आगे की कार्रवाई चल रही है। आप लोग अपने बच्चों को सावधान रखें और खुद भी सावधान रहे। आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।